हे गाइस, तो वेलकम योर स्टेशन। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक जो कि बीएड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2024 से 26 के बीच में, तो भी उसी का मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि देख सकते हो चैप्टर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। जो भी आप लोग साइंस से हो या आर्ट्स के हो, तो बीएड का जो एग्जामिनेशन होता है ना 2 ईयर का होता है, तो ये एंट्रेंस का नहीं है। ठीक है ना, तो पिछले ईयर का क्वेश्चन आंसर है जो कि एग्जामिनेशन के होते हैं, तो इसी का लेकर आओ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा को प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका उपयोग किया जा सकता है? व्हाट वर द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, टू व्हाट एक्सटेंट कैन दे बी यूटिलाइज इन इन्वॉल्विंग इन इफेक्ट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन द कंट्री टुडे। यानी कि प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता का वर्णन करिए। अपने सम्मति में यह शिक्षा आज के भारत की सीमा तक उपयोगित थी। यानी कि बताना है कि प्राचीन काल में क्या शिक्षा का महत्व था और किस तरह से होता था। ठीक है, देखिए कल अलग अलग तरीका से एक क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन काल शिक्षा वैदिक काल शिक्षा की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी? ठीक है, प्रत्येक का विशिष्ट परिचय दीजिए। प्राचीन काल भारतीय शिक्षा के आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उपयोगिता किस पर, जो प्राचीन काल के शिक्षा थे ना और अब में क्या डिफरेंस है? प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता, आपको ऐसे उत्तर लेना होगा। ठीक है, लिखना होगा ऊपर में हेडिंग में, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं या वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख। प्राचीन यानी वैदिक, पुराने को ही। तो लिखा क्या है, प्राचीन भारत में सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, पता है ना, हमारे जो पुराने थे आर्यों के द्वारा कि जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसके संबंध में वेदों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती थी। प्राचीन भारत शिक्षा का मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे पक्ष हैं जो शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए। अब चलते हैं, आते हैं अब डॉक्टर अल्केतर के अनुसार क्या है। देखिए, वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश के स्रोत से अभिप्राय रहा है, जीवन के विविध क्षेत्र में हमारा मार्ग आलोचना कर रहा है। यानी कह रहा है कि वैदिक युग से लेकर अब तक जो भी प्रकाश के स्रोत से शिक्षा में जो चेंजिंग आ रही है, जीवन के विविध अलग अलग क्षेत्रों में हमें मार्ग आलोचना करता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों को निर्धारित किया, जिस शिक्षा प्रणाली खोज वह हजारों वर्षों के उपरांत भी आज के युग में अपने न किसी रूप में विद्यमान है। आर्यों द्वारा विकसित इस उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली और भी अनेक विशेषताएं हैं। इस समस्त विशेषताओं का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है, तो जानते हैं यहाँ पे। देखिए, शिक्षा, पहली बात हम लोग को जानना होगा संस्कार। ठीक है, तो देखिए संस्कार होते हैं ऐसे तो मूल्यतः 5 प्रकार के होते हैं, और टोटल पूछेंगे तो 16 संस्कार होते हैं। जैसे कि देखिए, उपनयन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, समवर्तन संस्कार, गुरुकुल पद्धति, व्यवसायिक शिक्षा और कक्षा नाटकीय विधि, ये संस्कार के समय। जैसा कि उपनयन संस्कार बनाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रथम विषय थी उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं वैदिक काल में बालक विद्या अध्ययन का औपचारिक परम इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। उपनयन मतलब क्या होता है? पास ले जाना। ठीक है, अतः बालक शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार। यानी कि जो भी बच्चे को पहले पढ़ाना चाहते थे, सबसे पहले अपने बच्चों का गुरु के पास लेकर जाते थे। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम गुरु का दर्शन करते थे और गुरुजन बालक की योग्यता और सद्गुणों को परखते थे। मतलब उनको, मतलब जैसे अभी बच्चों क्या होता है, टेस्ट होता है ना, तो उस समय उनको टेस्ट करते थे, अपना निर्णय देते थे। उनके द्वारा बालक शिक्षा का अधिकारी घोषित करते ही दीक्षा का आयोजन होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत बालक का ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचारी पूछ लेगा, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? तो बालक ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता है, यानी उपनयन संस्कार के बाद उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात शरीर जन्म स्वीकार। जैसे कि बच्चे को जन्म हुआ ना, तो एक तरह से उसका केवल शरीर है, लेकिन उसको विद्या ज्ञान अर्जन के द्वारा जो नया चीज में उत्पन्न हुआ, तो उसका दोबारा भी जन्म कहलाएगा। ठीक है, जो को उपनयन संस्कार होता है। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। इस काल में बालक की तथा आत्मा और मस्तिष्क विकसित होता था, इसलिए उपनयन संस्कार के दूसरा जन्म और आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों के बालक के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। इन दोनों वर्णों को द्विज कहते थे। क्या कहते हैं? द्विज। द्विज मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। उपनयन संस्कार न करने वाले बालक को हीन दृष्टि से कहते हैं, यानी कि जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था उनको हीन दृष्टि देखते थे। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था और वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य सार्वभौमिक था।
ठीक है। अब देखिए विद्या आरंभ संस्कार, ऐसे दिक्कत होता है, इसको ऐसे कर लेंगे तो बेटर रहेगा ना। विद्या आरंभ संस्कार क्या होता है? बालक उपनयन हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश करता था और प्रवेश के उपरांत जिस बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में संस्कार के लिए अक्षम स्वीकरणीय शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ ज्ञान का आरंभ अर्थात उस दिन अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है। बालक गुरु के साथ सरस्वती और कुल देवताओं की उपासना के साथ अक्षर ज्ञान का परम करते थे। संस्कार के विषय में डॉक्टर वेदमंत्र कहते हैं, वेदमंत्र ने लिखा, यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था, साधारणतः जब सभी जातियों के बालक के लिए था, मतलब सभी के लिए था। ठीक है। कौन सा? विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ में क्या होगा? आपको पहले सरस्वती माँ के पास वंदना कराना सिखाया जाएगा, इसके बाद बच्चे को जो भी पढ़ने की क्रिया थी उसे स्टार्ट किया जाता था। अब देखिए उसके बाद होता था समावर्तन संस्कार। देखिए शिक्षा पूर्ण लेने के बाद उपरांत बालक का समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसके बाद वे पुनः अपने घर जाते थे। समावर्तन संस्कार गुरुओं के द्वारा संपन्न किया जाता था। और संस्कार के संबंध में डॉक्टर M.N.A. वर्मा लिखते हैं, यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में किया जाता था। कब होता है समावर्तन? 25 के वर्ष में। समावर्तन का अर्थ होता है घर लौटना। जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण कर ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते थे तो संस्कार गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था। और संस्कार के समय छात्र स्नान के पश्चात नए वस्त्र धारण करते थे और सर्वप्रथम गुरु से मधुपर्क देकर समावर्तन उपदेश होते। यानी क्या हो गया? 25 वर्ष की में होता था, आपका पूरा मन चले पढ़ाई कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आपका ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए। ठीक है। अब आपको गृहस्थ यानी कि शादी ब्याह का जो एज होता है अपना कमाइएगा, तो शादी ब्याह जो होता था उसके लिए अब वहाँ से क्या किया जाता था? विदा किया जाता था। तो उनको गुरु बोलते थे शिष्य को, हे शिष्य सदा सत्य बोलना, उपदेश देते थे। स्वाध्याय में प्रसाद मत करना, श्रद्धा से दान करना, तुम्हारे हमारे यही आदेश है और यही उपदेश है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार ही रूप है। ठीक है। देना तुम्हारी आदेश। अब आते हैं गुरुकुल पद्धति, यानी गुरुकुल में जो होते थे, जिस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालय में स्थित छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार गुरुकुल में भी रहकर छात्र अध्ययन करते थे। गुरुकुल ग्राम एवं नगर कोल्हापुर वातावरण से दूर शांति वर्ण में होते थे। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार आज के बच्चे हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करते हैं ना, पहले था, पर पहले क्या था? कहीं भी थे, हॉस्टल नहीं थे। ठीक है। वो जहाँ पहाँ मतलब कि किस तरह कोई समस्या न, एकदम दूर होकर जंगल के किनारे आसपास में अच्छे से पेड़ के नीचे पढ़ाते थे बच्चे को। ठीक है। अब सुनते प्रो वी कुमार ने लिखा है, वर्तमान युग में आवासीय विद्यालयों को भांति प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम अथवा गुरु के अस्थायी रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। ग्राम अथवा नगर स्थित गुरुओं के आश्रम प्राकृतिक छटा से अंचित थे, कोलाहल से सोता दूर, बीचों की छाया में अध्ययन करते थे। छात्र मानसिक रूप से एकाग्र, शारीरिक दृष्टि पुष्ट, समय पर गुरुकुल से कुछ दूर स्थित ग्रामों और नगरों में भिक्षाटन कर छात्र आया करते थे। यानी कि गुरुकुल में गुरुओं की सेवा करते थे और छात्र शिक्षा तो प्राप्त करते ही थे, साथ ही गुरु के गृह संबंधी कार्य में हाथ बढ़ाकर गृह जीवन दायित्व निर्वाह करते थे। भव्य मंदिर के विशाल प्रांगण में शिक्षण कार्य उल्लेख मिलता था। मुख्यतः गुरुकुल अपना गुरु आश्रम शिक्षा के मुख्य थे। यानी कि जो बच्चे लोग थे ना, घर के भी कार्य में कुछ काम करते थे, हाथ बटाते थे, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाना हो गया, ये सब तो स्टूडेंट का ही काम ही था। और घर पे भी जो भी हो गुरु का सेवा भी करते थे और तन मन दोनों भाव से। ठीक है। अब आते हैं व्यावसायिक शिक्षा। देखिए 8 मिनट हुआ है, 12 मिनट के डालूंगा, ज़्यादा नहीं। वैदिक काल में छात्राओं के भिन्न प्रकार के कौशल में दक्ष बनाने के साथ जीविका का निर्वाह करने के लिए भी तैयार किया था। जीविकोपार्जन की वजह से प्राप्त करने के लिए बालक व्यवहारिक शिक्षा में कृषि वाणिज्य शिक्षा, औषधिशास्त्र शिक्षा, सैनिक शिक्षा का विकास, उपयोगी हस्तकलाओं में पीतल मिट्टी वस्तु बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, कपड़े बुनना, सोने की चांदी भूषण बनाने की शिक्षा। यानी उस समय आप व्यवसायिक शिक्षा में चले गए तो सैनिक शिक्षा, औषधि बनाना यानी कि डॉक्टर वाला काम हो गया, लकड़ी का सामान बनाना, कपड़ा बुनना, सोना चांदी आभूषण बनाना, इस तरह सभी तरह के मतलब शिक्षा दिए जाते थे। अब देखिए आगे जाते हैं। कक्षा नाटकीय विधि, यानी कि इस काल में कक्षा नाटकीय विधि प्रचलित थी। इस पद्धति में गुरु के सबसे योग्य छात्र को नायक बनाते थे। यह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे, यानी कि जो मान चले पढ़ने में तेज है बच्चा, वो अपना जो स्टूडेंट थे जो भी उनको ही पढ़ा सकते थे, उनका लोअर वाले को। ठीक है। इस पद्धति में छात्रों का सहयोग मिलने के कारण गुरु का भी अध्यापन कार्य पर ऐसे भार कम हो जाता है। ठीक है। इस समय डॉक्टर वेदमित्र कहते हैं, कक्षा नाटकीय विधि विकसित विद्यार्थियों को भिक्षा कला सीखने का अवसर देती थी। इस तरह अपराध से रूप से कार्य करती थी, जिसे वर्तमान शिक्षा परिषद महाविद्यालय संपन्न करते हैं। जैसे कि अभी विद्यालय में कई प्रकार के नाटक फंक्शन होते हैं, पहले होते थे पर वो अलग था। विद्यार्थियों के जीवन संबंधी नियम कठोर। वैदिककालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को कठोरता के साथ कुछ नियमों का पालन करना था, जैसे सूर्योदय के पूर्व ही जगना है, उठना है, स्नान दम कर लेना है, सूर्य से पहले इत्यादि से नृत्यों का हवन करना रहता है। ठीक है। नियम का उल्लेख करते हुए डॉक्टर ने लिखा है, वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते समय छात्रों को अनेक नियम का पालन करना था, जैसे कि दिनचर्या। छात्र प्रातः उठकर शौच से निवृत्त होकर हवन करते थे। हवन के पश्चात पढ़े हुए पाठों को दोहराते थे, जो पढ़ते थे, नए पाठ की फिर तैयारी करते थे। मध्याह्न दोपहर में भोजन करते थे और सूर्यास्त के समय संध्या भोजन करते थे। शाम में भजन पूजन कर
करते थे, इसके बाद रात्रि को भोजन ग्रहण करते थे। आदित्य में छात्रों में कोई भेदभाव नहीं दिखा सकता, सभी वर्ग के व्यक्ति चाहे निर्धन या गरीब या अमीर सभी को एक सरल जीवन व्यतीत करना ही पड़ता था। वेशभूषा, इस काल में विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा भी थी। प्रत्येक छात्र के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य था। प्रत्येक छात्र को मेखला धारण करना पड़ता था। छात्र अपने शरीर को मृग और बकरी की खाल से ढककर रखते थे। यानी उस समय जो थे ना, शरीर को अपने मृग के और बकरी के छाल से, जैसे कि ठंडा के टाइम हो गया ना, अभी भी हम लोग जैकेट के रूप में पहनते हैं ना, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, 2025 के अकॉर्डिंग। तो उस समय क्या थे, इतना नहीं ना डेवलप विकसित था, तो लोग उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान चलिए अभी हम लोग आ गया भेड़िया का यूज करते हैं सब लोग, ठीक है। आचार और व्यवहार में वैदिक शिक्षा व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाता था। छात्रों के शिष्टाचार युक्त आदतों तथा संयम का विकास किया जाता था। उन्हें जुआ, नृत्य, संगीत आदि से दूर रखा था, ठीक है। जुआ से, नृत्य से, संगीत से, खान पान में मांस, ये सब बंद। काम को लोभ से को पवित्रता का जीवन व्यतीत, यानी पवित्र के रूप में जीवन व्यतीत करना, और शांति और सत्य के साथ। गुरु शिष्य संबंध, वैदिक काल में गुरु शिष्य तन मन धन से सेवा करते थे। शिष्य गुरु के लिए समस्त श्रद्धा और विनय रखते थे। इस काल में गुरु को विशेष सम्मान स्थान प्राप्त था। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था और गुरु छात्रों को बौद्धिक आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु के छात्रों प्रति कुछ कर्तव्य थे। गुरु अपने छात्रों का विकास करते हुए तो सचेत रहते थे। छात्र गुरु के संबंध इस प्रकार थे, ठीक है। नहीं, धन मन से बहुत अच्छे से उन लोग सेवा पानी भी करते। छात्रों का क्या कर्तव्य था, गुरु जी का आज्ञा पालन करना, अध्ययन करना, पशु चलाना और शिक्षा मांगना, लकड़ी चुनना, पानी भरना, ये सब कार्य रहते थे। गुरु के कर्तव्य थे अध्यापन, छात्रों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। गुरु शिष्य संबंध को विकसित करने में गुरुकुल प्रणाली का विशेष योगदान रहा है। गुरु एवं शिष्य एक ही परिसर में रहते थे। गुरु छात्रों की प्रत्येक गतिविधि में ध्यान रखते थे। दोनों पारस्परिक स्नेह श्रद्धा के साथ रहते थे, ठीक है। इस काल में देखने को मिलता है, डॉक्टर एम ए अल्किंसन कहते हैं कि शिक्षक छात्रों के संबंध से स्नेहपूर्वक घनिष्ठ, उनके भाव जीवन में वैसे बनते थे। छात्र एवं गुरुओं के प्रत्येक संबंध के बारे में डॉक्टर अल्किन ने कहा लिखा कि इस प्रकार के संबंधों के लिए किसी संस्था के माध्यम से रूप से विकसित आवश्यक नहीं होती थी। इन्हें अपने शब्दों में लिखा, छात्र और अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे उन्हीं के बीच में था। छात्र विद्या अध्ययन के लिए उन्हीं लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के पास जाते थे और विद्या कारण जिनकी ख्याति थी। जैसा कि आपका क्वेश्चन देख रहे हो, ये था, इसका पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं। 12 मिनट हुआ है ना यहाँ तक। देखिए, व्यवहारिक का समावेश, यानी प्राचीन काल में शिक्षा के संवैधानिक आधार पर अव्यवस्थित नहीं थे। शिक्षा व्यवहारिक पक्षों का पूर्ण ध्यान रखते थे। अलग प्रकार की क्रियात्मक शैक्षिक विधि जैसे कि गौ पालन करना, कृषि की सेवा करना, साथ साथ चिकित्सा भी आहिस्ता इस प्रकार स्पष्ट करती हैं। डॉक्टर अल्केतर कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों पर साधारण ज्ञान मात्र करा देना नहीं था, बल्कि उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि के विषय से न था। इसी कारण से व्यवसाय शिक्षा, प्रयोग शिक्षा पर बल देता है। यानी कि पहले ये नहीं था कि आपको शिक्षा हो गया बस, नहीं, बल्कि आप वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल भी कराया जाता था आप, जिससे कि आप आगे आपके अंदर का विकास हो और आगे भी कभी भी अपना फैमिली में मतलब हेल्प सके। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राचीन काल की शिक्षा अनेक प्रमुख विषय थे। शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क था। पहले प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क था। शिक्षा स्तर सुलभ थे, बहुत थे। विद्वानों के अनुसार शिक्षा अनिवार्य थी सभी का। ब्राह्मण कर्तव्य भी शिक्षा प्रदान करना समझता था। छात्र अपनी शिक्षा समाप्ति करें गुरु को दक्षिणा के रूप में पशु, अन्न, भूमि आदि देते थे। यानी शिक्षा जब प्राप्त कर लिए ना, तब उनको आप मतलब क्या बोल सकते हैं, दक्षिणा के रूप में दे सकते थे। आप भूमि दीजिए या पशु दीजिए या अन्न दीजिए। डॉक्टर वेदमित के अनुसार उनका विचार मनु के इस कथन में रहता है। मनु का कथन है कि राज और समाज 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने से था। अपने जो व्यक्ति अपने बच्चों की आयु के पश्चात घर पर रखे उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। इनका मतलब कहना था, ये बोले थे मनु के अनुसार। शिक्षा का उद्देश्य, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, धार्मिक आध्यात्मिक पर आधारित भावनाओं का विकास करना। डॉक्टर अल्केतन के अनुसार ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता का भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिकता, सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की वृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षण और प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। शिक्षा का स्वरूप, प्राचीन काल शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित था। शिक्षा का संपूर्ण कार्यकलाप धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न होना था। गुनार मिडलर के अनुसार शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्र, वेद, धर्म ग्रंथ का समय तक पाठ किया जाता था, तब तक कंठस्थ नहीं हो जाते थे। अब आते हैं ब्रह्मचार्य। प्राचीन काल में प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। आचरण शुद्धता के प्रमुख दी जाती थी और वाई छात्रों के गुरुकुल में प्रवेश करते थे। यानी ब्रह्मचार्य जानते हैं ना, यानी कि आप जो अपना ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, आचरण के शुद्ध रखते हैं, मतलब शुद्ध एकदम, किसी के प्रति गंदा सोच नहीं, गंदी निगाह नहीं, वो इसी को बोलते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करना। और वाई छात्रों के गुरुकुल में प्रवेश करते थे। तो मतलब जो छात्र
उनका शादी ब्याह नहीं तो वही मतलब वही पढ़ाई कर सकते। पाठ्यक्रम, प्राचीन शिक्षा के पाठ्यक्रम वेदों को सर्व प्रमुख स्थान दिया था। छात्रों को 4 वेद का अध्ययन कराता था। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, गणित, तर्क, दर्शन, व्याकरण भी पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया गया। पाठ्यक्रम प्रमुख आधार थी। यज्ञ और संस्कार विधियों का प्रयोग ज्ञान प्रदान किया गया। अपने विद्या, इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीवनज्ञ, वनस्पति, भूगर्भ, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, ठीक है। और संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। संपूर्ण वेदांग को समझाने के लिए तर्कशास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है। दंड व्यवस्था, यानी कि कोई गलती करता है। प्राचीन काल शिक्षा में दंड की आवश्यकता नहीं होती थी। देखिए, सारी दंड तो निश्चित था। आवश्यक तौर पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उदालक व्रत का पालन करने का दंड थे। उदालक व्रत में छात्र को लगभग 3 माह अत्यंत अल्पाहार रहकर आत्मशुद्धि करनी पड़ती है। यानी कोई गलती बच्चे ने कर दिया तो उनको 3 महीने तक बहुत ही कम मात्रा में भोजन मिलते थे, और 2 महीने तक जौ के मांड, 1 महीने का दूध, आधे महीने का छेना, 8 दिन तक व्रत और 6 दिन तक बिना मांगी बिचा, 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना पड़ता था। 1 दिन रहा कर सोच लीजिए, इस तरह का दंड था। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चा क्या था। हाँ, 2 महीने तक केवल क्या आपको जौ का मान खाना है, 1 महीने तक दूध पिलाना है, आधे महीने तक छेना, 8 दिन तक व्रत रखना पड़ेगा, ठीक है। और 6 दिन तक बिना मांगी सी भिक्षा, 3 दिन तक केवल पानी का सेवन और 1 दिन निराहार। नारी शिक्षा, वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वैदिक काल में महिलाओं के विद्या का पूर्ण अधिकार था। अधिकांश माता पिता, कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पहले तक लड़कियां घर पर ही अधिक करती। पहले क्या, नारी शिक्षा को घर पर ही इनको शिक्षक लोग आते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। परीक्षा प्रणाली, वैदिक काल में सामान्यतः औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। अध्यापक प्रत्येक छात्रों को ज्ञान परीक्षण आय का पढ़ना, अध्यापक छात्र में कमियों और त्रुटियों को इंगित करते थे और इन कमियों को दूर करते थे। अध्यापक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे वह आय का पाठ प्रारंभ नहीं होता था। प्रतिदिन यह ज्ञान परीक्षण छात्रों के अध्ययन के प्रति सजग रहता था। यह अध्यापक के समझते थे कि छात्र अपना आवश्यकता ज्ञान प्राप्त कर लिए तब छात्र का अध्ययन समाप्त हो जाता था। यानी कि पूरा तुम जब तक खत्म नहीं करते कंप्लीट पढ़ाते रहेंगे और अपने समय के अनुसार देखते थे और करते थे। इस तरह के आप देखिए कि प्राचीन काल में क्या शिक्षा की था, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, अगले में लेकर आऊँगा, ठीक है। क्या था अगले में ये लेकर आऊँगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा की उपयोगिता और वर्तमान भारत में प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने हेतु प्राचीन काल वैदिक शिक्षा प्रयोग, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी तो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस तरह का मैंने बहुत सारे वीडियो लगे तो आप लोग उसे भी देखें।